देखिए, ये 42 आर्टिकल 42 कहता है ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कार्य की मानवीय दशा एंड मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व लाभ। ये किसको डायरेक्ट करता है? स्टेट को, कि कार्य की मानवीय दशा होना चाहिए। तो मानवीय दशा मतलब कि आप फोर्स नहीं कीजिए, समझे। और जो वर्क का कंडीशन होना चाहिए, जो वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, शुड बी हाइजीनिक। हाइजीनिक होना चाहिए, समझे, अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए। यानी कि स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य खराब नहीं हो। और दूसरा कि मातृत्व लाभ, तो संगठित क्षेत्र में तो मैटरनिटी बेनिफिट है, कुछ वो असंगठित क्षेत्र को भी कवर कर देता है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए, समझे। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना है, वात्सल्य योजना है, ये सब योजना के तहत मातृत्व लाभ दिया जाता है पुअर सेक्शन को, या दोज वुमेन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और इवन ESI एक्ट। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में मातृत्व लाभ का प्रावधान है, या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत भी है। अगर उसको कवर नहीं, उसमें कवर नहीं है कोई महिला, समझे, तो वो इस योजना का, मातृत्व लाभ योजना का वो लाभ लेती है। तो ये यहाँ ये भी बात कहा गया है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 में ये कहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मातृत्व लाभ की व्यवस्था कीजिए। कार्य का हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन जो है वो हाइजीनिक होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। उसको कहता है ह्यूमन कंडीशन, यानी जो आम जन आदमी चाहता है जिस तरह कंडीशन, उस तरह का कंडीशन हो। तो हर जगह क्या किया गया? वर्किंग कंडीशन लेजिस्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही पारित कर दिया। फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट है, ये सब गवर्नमेंट पारित कर दिया ताकि कार्य का हाइजीनिक कंडीशन बन सके, ठीक है। तो ये आपका प्रावधान कहता। अगला आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में है लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लाइफ, समझे। अब है कि लिविंग वेज, तो एट प्रेजेंट टाइम 3 तरह का वेज जो है वो एप्लीकेबल है। एक है मिनिमम वेज, दूसरा है फेयर वेज, और थर्ड वन इज लिविंग वेज। लिविंग वेज का हाईएस्ट अमाउंट होता है, हाईएस्ट अमाउंट होता है, और ये लोएस्ट होता है। यानी लिविंग वेज से कम अमाउंट होगा फेयर वेज का, और फेयर वेज से कम अमाउंट होगा मिनिमम वेज का, ठीक है। अब देखिएगा कि दो अपने यहाँ इकोनॉमिक बेसिस पर अगर बांटिएगा तो 2 कैटेगरी में हम लोग राष्ट्र को बांटते हैं। एक डेवलप्ड नेशन और दूसरा अनडेवलप्ड, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड में। और सेक्टर को क्लासीफाई करते हैं, वो करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अपना जो इंडिया है वो इंडिया आपका डेवलपिंग नेशन है, इंडिया है डेवलपिंग नेशन, समझे। तो जो डेवलपिंग नेशन है उसके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये मिलेगा, और उसके ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में मिलेगा मिनिमम वेज, और संगठित क्षेत्र में मिलेगा फेयर वेज। लेकिन ये क्या किया? सीधे कह दिया लिविंग वेज देना। लिविंग वेज देना मतलब कि गवर्नमेंट हमेशा कंपेल्ड है टू इन्हांस द अमाउंट ऑफ वेज एज पर द
फ्रीक्वेंसी ऑफ डियरनेस और इन्फ्लेशन, कि आप महंगाई जब बढ़ रही है, समझे, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप जो है वेज के अमाउंट को भी बढ़ाइए। तो वो सीधे इसकी वकालत कर दिया, समझे। जबकि आज भी अपने यहाँ मिनिमम और फेयर है, बहुत रेयर फिनोमेना है, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लिविंग वेज वो लेते हैं, या सीईओ अगर उसके होते हैं उसको लिविंग वेज, समझे, मिलता है, नॉर्मली नहीं मिलता है। लिविंग वेज मतलब इतना पैसा दीजिए जो एकदम लग्जरियस लाइफ वो व्यतीत कर सके, समझे। तो आज एक डीएम को भी नहीं मिलता है कि उतना पैसा में पूरा लग्जरियस लाइफ मेंटेन कर सकें। एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता है कि पूरा लग्जरियस लाइफ मेंटेन करें। अगर उनकी फैसिलिटी को कर्टेल कर दीजिए, जो फैसिलिटी उनको मिलता है फ्री में उसको खाली कम कर दीजिए, तो वो सैलरी से वो लग्जरियस लाइफ मेंटेन नहीं कर सकते, समझे। तो उतना पैसा दीजिए, समझे। उसके बाद जॉब स्टेटस का हिसाब आधार पर ये अमाउंट वैरी करता है। जैसे डीएम को लग्जरियस लाइफ मेंटेन करने के लिए जो चाहिए उससे कम स्वीपर को चाहिए लग्जरियस लाइफ मेंटेन करने के लिए, समझे। तो जॉब पोजीशन और स्टेटस के आधार पर ये अमाउंट कम बेस हो जाता है, कम या अधिक होता है, समझे। लेकिन उतना तो दीजिए कि लग्जरियस लाइफ मेंटेन करें, तो ये नहीं है, इसकी वकालत कर दिया, ये आपको दीजिए। दूसरा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, लिविंग स्टैंडर्ड, ए लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है इनकम और वेल्थ का। इनकम और वेल्थ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। जिस तरह से आपका इनकम होगा और जितना आपके पास संपत्ति होगा उतना ही आपकी लिविंग स्टैंडर्ड भी अप लिफ्ट होगा, समझे। और संपत्ति है, इनकम बंद हो गया तो संपत्ति को बेच के खाइए। अब कुछ ऐसे संपत्ति है जो अर्नर प्रॉपर्टी होता है, अर्निंग प्रॉपर्टी होता है, समझे। ऐसे प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो आपको अर्न करके देता है। जैसे अपार्टमेंट आप बनवा दिए और उसका फ्लैट रेंट पर लगा दिए, मल्टी स्टोरेज आप अपार्टमेंट बनवा लिए, अब बनवा के सारा फ्लैट रेंट पर लगा दिए, तो प्रॉपर्टी तो हो गया आपके पास, और साथ में उस प्रॉपर्टी से आपका क्या हो रहा है, अर्निंग भी हो रहा है, समझे। ऐसे होता है कि प्रॉपर्टी हम ज़मीन रखें हैं, उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, लेकिन हमको अगर लग्जरियस लाइफ मेंटेन करना है, डिसेंट लाइफ मेंटेन करना है, तो उसके एक पोर्शन को बेच करके मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझे। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जिनको सेल नहीं करना है, वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको इनकम जनरेट कर देते हैं, समझे। जैसे आप मार्केट बनवा दीजिए, मार्केट रेंट पर दे दीजिए, आपका इनकम जनरेट हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से तो ये कब होगा, जब आपका इनकम का लेवल बढ़े। तो पिछले सेक्शन में हम लोग, आर्टिकल में हम लोग देखे थे कि गवर्नमेंट जब इनकम टैक्स एक्ट बनाती है तो वहाँ क्या करती है, ये इनकम ग्रुप को छांट देती है, बाइफरकेट कर देती है कि आपको नहीं देना होगा, ठीक है। साथ में गवर्नमेंट असिस्टेंस भी देती है। तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो है आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन आवर कंट्री। अधिकांश श्रमिक जो है अपने देश में असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। तो असंगठित क्षेत्र में उनको क्या मिलता है, मिनिमम वेज मिलता है। तो असंगठित क्षेत्र में अगर मिनिमम वेज मिलता है तो इस मिनिमम वेज को रेगुलर मैनर क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। तो ये मिनिमम वेज को हमेशा देखिएगा गवर्नमेंट क्या करती है, रिवाइज करती है, समझे। और दूसरा कि अदर बहुत सारे स्कीम के तहत इनको लाभ देने की कोशिश करती है, जिससे कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव करे, समझे, अच्छा बन सके, समझे, अच्छा बन सके। इसके लिए गवर्नमेंट का भी ILO का भी बहुत सारे कन्वेंशन आ गए हैं, समझे। ILO के भी कन्वेंशन है, उसको भी गवर्नमेंट फॉलो करते हुए आप कानून का प्रावधान जब देखिएगा उसमें भी मेंशन कर दिया है। जैसे आप प्लांटेशन लेबर एक्ट देखिएगा तो प्लांटेशन लेबर एक्ट में है कि हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दीजिए।
फैक्ट्रीज एक्ट में है कि आप मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दीजिए, समझे। तो ये सब जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कानून में कहता है वो क्यों, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स, समझे। तो वर्कर को जितना फैसिलिटी मिलेगा उतना ही उनका इनकम का जो एक्सपेंस है वो कम होगा, समझे। जैसे हाउसिंग मिल गया तो हमारा थोड़ा सा डिसेंट हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटी मिल गया, बच्चा को पढ़ने की सुविधा मिल गया, नहीं आने जाने का ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल गया, तो ये सब जैसे फैसिलिटी मिलेगा हमारा इनकम का एक्सपेंस जो है थोड़ा कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक अपलिफ्ट कर जाएगा। तो ये कानून मैंने ये आर्टिकल जो है वो ये भी प्रमोट करता है कि वर्कर को के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को। अगला है आर्टिकल 43 है, वो कहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। आप देखिए पहले एक चीज़ जान लीजिए, मैनेजमेंट जो है वह वर्ब भी है और मैनेजमेंट नाउन भी है। इस पर एक चैप्टर ही पढ़ना है, मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फुल चैप्टर ही है। तो ये मैनेजमेंट यहाँ नाउन के सेंस में हम लोग ले रहे हैं, तो मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ नाउन, नाउन के रूप में जब लेंगे तो इट इंडिकेट्स ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसको हम कहते हैं मैनेजर्स या मैनेजरियल पर्सन्स। समझे, एक्सिक्यूटिव पर्सन्स। तो एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है। अब कहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि ये टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ रहेगा वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। अब है कि मैनेजर लोग करते क्या हैं, तो मैनेजर का मेन रोल होता है डिसीजन मेकिंग, यानी द मैनेजर्स टेक डिसीजन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन, नहीं फॉर वेलबींग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मैनेजर लोग निर्णय लेते हैं और निर्णय लेके लागू करते हैं, लागू करने के बाद उसको इवैल्यूएट करते हैं कि निर्णय का सक्सेस रेट क्या है। अगर सक्सेस रेट अपर लेवल पर है तो कोई बात नहीं है, कंटिन्यू होगा। अगर सक्सेस रेट कम हो गया, कम है, तो वो देखेंगे कि क्या कारण है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, समझे, चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, समझे, उस डिसीजन को मॉडिफाई करेंगे। अगर उसका एकदम जीरो लेवल पर इम्पैक्ट है तो डिसीजन को चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही इवैल्यूएट करेंगे तो या तो कंटिन्यू किया जाएगा डिसीजन को, या मॉडिफाई किया जाएगा, या चेंज किया जाएगा, वो दैट इज़ अनदर मैटर। तो ये मैनेजमेंट का काम मेन है डिसीजन लेना, उसको लागू करना। अब यहाँ कहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के साथ कौन बैठेगा, वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। अब ये दोनों मिल के डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेंगे। अब यहाँ हो सकता है कि मैनेजर बैठ गया 10 गो, और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव को 2 को बैठाया, और 10 एक तरह का बात कर रहा है, 2 एक तरह का बात कर रहा है, वहाँ वोटिंग कराइएगा तो 10 को हरा देगा, इनको वोटिंग में जीत जाएगा। तो कहता है कि नहीं, ये जो है वो डिसीजन होना चाहिए नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, आम सहमति के आधार पर होना चाहिए। ये डिसीजन किस आधार पर लेता है, आम सहमति से लेना चाहिए, वोटिंग से नहीं, समझे। तो इस तरह का जो मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, सच सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट will be considered as workers participation in management, समझे। तो ये
आर्टिकल कहता है कि देयर शुड बी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि हम ये अलाउ करें कि मैनेजर लोग और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव ये ज्वाइंट जो है डिसीजन लेने का काम करें, समझे। तो इस को फॉलो अप करने के लिए बहुत सारे अपने यहाँ प्रावधान लागू किया गया है, समझे। बहुत ऐसे प्रावधान हैं और जब चैप्टर इसका पढ़िएगा वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट तो वहाँ आप जान लीजिएगा। जैसे वेलफेयर कमेटी, जितने भी बाईपार्टाइट कमेटी बनता है जिसमें एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, समझे, सब इस पैटर्न पर काम करता है। और बाईपार्टाइट तो उसका लिमिटेड एरिया दिया जाता है, मैंने उसका वर्क का एरिया, जैसे वेलफेयर कमेटी केवल वेलफेयर से रिलेटेड काम करेगा, सेफ्टी कमेटी बना है तो केवल सेफ्टी से रिलेटेड काम करेगा, नहीं। तो ये ज्वाइंट कमेटी बनते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ज्वाइंट कमेटी भी बनते हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पर अपना काम करते हैं। तो इसके लिए भी आपके ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, हेल्थ एंड प्रोटीन्स फॉर सिटीजन, यानी कि नागरिकों को स्वास्थ्य एवं प्रोटीन, स्वास्थ्य एवं प्रोटीन नहीं, यानी न्यूट्रिशियस मील की बात करेगा, ठीक है। तो ये सिटीजन जो है ये वर्कर भी क्या है, वर्कर भी सिटीजन है, वर्कर्स आर ऑल्सो, ठीक है। अब वर्कर्स अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो उसको फेयर वेज मिलता है तो वो थोड़ा न्यूट्रिशियस मील काम लेगा, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उसको तो मिनिमम वेज मिलता है, तो वह जो है न्यूट्रिशियस मील नहीं ले पा सकता हो। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ले पा सके। दूसरा चीज़ कि हेल्थ, अब यहाँ दो चीज़ देखिएगा कि हेल्थ के लिए क्या चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, आप मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ देखिएगा कि वर्कर को एज ए वर्कर भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। जैसे वो फैक्ट्रीज में काम किया तो वहाँ भी मेडिकल फैसिलिटी देना है, समझे। और एज ए सिटीजन भी मेडिकल फैसिलिटी ले लेता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जब ईएसआई में देखिएगा बीमारी है तो ईएसआई हॉस्पिटल में लाभ लेगा और ईएसआई हॉस्पिटल उसके ट्रीटमेंट के लिए दूसरी जगह भी रेफर कर सकता है, सारा पेमेंट ईएसआई कॉरपोरेशन करेगा, समझे। दूसरा कि प्रोटीन्स, तो जितने भी देखिएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिला होती है, जो कृषि वगैरह में काम करती है, उसको भी प्रेगनेंसी के समय में देखिएगा कि प्रोटीन उसको सप्लाई किया जाता है आंगनबाड़ी से, समझे। तो गवर्नमेंट जो है वो आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत वो आंगनबाड़ी से सप्लाई कराती है, नहीं, तो वहाँ वर्कर को भी अवेलेबल हो जाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उसको भोजन मिलता है। जो इंडोर पेशेंट हैं, यानी जो भर्ती हो गए, समझे, भले वो नहीं मिले लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो उसको मिलता है, समझे। उसको फ्रूट्स देना है, मिल्क देना है उसको, हाँ, जो भी देना है, अंडा वगैरह जो देना है, उस हिसाब से उसको न्यूट्रिशियस मील देना है, यानी कि उसको प्रोटीन भी अवेलेबल कराना है। तो जब सिटीजन को है तो यहाँ भी एक सिटीजन भी वो अवेल कर सकता है। और कुछ उसके लिए कानून जो हमारे यहाँ है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में प्रावधान है या ईएसआई एक्ट में प्रावधान है मेडिकल फैसिलिटी का, ये सब का भी लाभ वर्कर लेते हैं। तो ये सब का ऑर्गेनाइज सेक्टर का ज़्यादा लेता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वो गवर्नमेंट वाला लाभ लेता है। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है वो सब लाभ लेते हैं। तो वर्कर के लिए ये भी फैसिलिटी आप देखिएगा। ये प्रोविज़न जो है वो 47 में है, क्या ये प्रोविज़न 47 में है, 46 में नहीं है, गलती से वो 46 हो गया था। चलिए नेक्स्ट।
अब हमारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का प्रावधान समाप्त हो गया। अब फोर्थ पॉइंट हमारा होगा, पहला प्रीएम्बल देख लिए, दूसरा फंडामेंटल राइट में देखे, तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी देखे, और पॉइंट, अब मेन पॉइंट 4 आपका हो जाएगा। अब पॉइंट 4 में आएगा डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर्स, ये हमारा शेड्यूल कितना 7। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर शेड्यूल 7। अब ये क्या सब्जेक्ट मैटर्स है जिस पर कानून बनाना है, कानून बनाना है। अब ये सब्जेक्ट मैटर जो है वो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई हुआ है। पहला कैटेगरी है जिसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरा कहा जाता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट करेगी लॉ, यानी कानून पारित करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन किए गए हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ इनेक्ट करेगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में है यहाँ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो हमारा लेबर है लेबर, ये लेबर को रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। लेबर हैज प्लेस्ड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हुआ कि ऑन द मैटर ऑफ लेबर या ऑन एनी एस्पेक्ट रिलेटेड टू द लेबर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, दोनों बना सकती है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगा कि अगर दोनों बना दिया तो आगे उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, पावर ऑफ सुपरमेसी की बात कि अगर दोनों बना दिया देन द सेंट्रल लॉ शैल बी एप्लीकेबल, समझे, तो वो आगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखिएगा कि लेबर पर आपको लेबर को कंकरेंट लिस्ट में रख दिया, जिसके कारण उस लेबर पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। अब है कि इम्पॉर्टेंट जितने भी लॉज हैं, जो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, इसको कहिएगा कि इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज सीधे हम डायरेक्ट कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज जितने भी हैं वो इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, पास्ड बाय या इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैं। और इस लेबर लॉ के अलावा अगर कोई ज़रूरत है वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर को सेफगार्ड करने के लिए, वर्कर के वर्किंग कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को फ्रीडम है कि आप अपना एज पर नेसेसिटी आप कानून पारित कर लीजिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज पर पारित किया, माइंस पर पारित किया, प्लांटेशन पर पारित किया, इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर पर पारित कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर पारित कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट पर पारित नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट बीड़ी सिगार इंडस्ट्री के लिए पारित कर दिया, तो जब शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं पारित किया तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, पारित कर देगी, समझे। तो जो इम्पोर्टेंट जितने भी लॉज हैं वो सब पास किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और कहता है कि इसके अलावा भी अगर चाहिए लेबर के प्रोटेक्शन के लिए, लेबर के वेलफेयर के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को बेटर बनाने के लिए,
तो आप कानून पारित कर सकते हैं। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी पारित कर देती है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ नहीं हो, लेबर लॉ नहीं हो, समझे। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है हमारे लेबर को, कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी या केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, दोनों गवर्नमेंट बनाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी और जो मैटर बच गया, जो एरिया बच गया, उस एरिया में स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाकर लागू कर देगी। तो ये हमारा डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स है शेड्यूल 7 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेबर लॉज, श्रम कानूनों का प्रशासन, आर्टिकल 256, 257 एंड 258। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेबर लॉज 256, 257 एंड 258, समझे। देखिए, अब जो भी लॉ पारित किया गया वो लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा। अब ये लॉ, लेबर लॉ कितने तरह का हो सकते हैं? 2 तरह के, पास्ड या इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पास्ड और इनेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक होगा इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगा इनेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट की है तो कुछ ऐसे कानून होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करती है, और कुछ को इम्प्लीमेंट करने का पावर किसको दे देगी? स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। कुछ कानून ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट भी करती है, लेकिन वहाँ मॉनिटरिंग या इंस्पेक्टिंग या सुपरविज़न का पावर जो है राज्य सरकार को देती है। कुछ लॉ ऐसे हैं कि लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई और उस लॉ के किसी प्रावधान को और बेटर बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देती है कि आप उस पर रूल बना के लागू कर लीजिए, समझे। तो ये सब प्रोविज़न है आपको 256, 257 में, समझे। यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि जिस विषय पर कानून नहीं है उस पर कीजिए, या उसके प्रशासन से संबंधित डायरेक्शन दे सकती है। तो देखिएगा कि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना डिपार्टमेंट है और हर राज्य में भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिपार्टमेंट है। 258 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये 258 में इसमें पावर ऑफ सुपरमेसी दिया गया है। पावर ऑफ सुपरमेसी, ये कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है, लेट इट, ये हम मान लिया कि सब्जेक्ट मैटर एक्स है, सब्जेक्ट मैटर एक्स रिलेटेड टू लेबर, लेबर से संबंधित कोई विषय है, वस्तु है एक्स, और इस एक्स विषय वस्तु पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना दिया है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बनाया है। तो वहाँ कहता है कि द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल, यानी केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम ही लागू होगा, मान्य होगा, समझे। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर पहले से स्टेट गवर्नमेंट बनाई है तो सेंट्रल रूल्स आने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून आने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट उस विषय पर कानून ही नहीं बनाएगी, इसलिए कि वो इसकी कोई औचित्य नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ये आर्टिकल 256,
257 और 258 में ये लेबर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविज़न कहा गया है। हम लोग नट सेल में उसको ब्रीफ में एक पैराग्राफ मेंशन कर देंगे, ठीक है।